बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ, एक पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं और कई मुल्कों में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन्होंने मेरे से आज रब्ता किया। मैं कुछ वजूहात की बिना पर आपके साथ उनका नाम शेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान की अफवाज के साथ, पाकिस्तान के हसास इदारों के साथ और पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं, ताकतवर हल्के हैं, उनके साथ ये मालूमात शेयर करते रहे हैं जितना अरसा वो खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। बहुत अहम चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जा सकती हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान को ख़तरात किस नौइयत के हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी साजिशें आज तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयार हुई हैं उनमें से कुछ का उन्होंने बताया। ब्लैक वाटर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। आज उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन प्लान किए जा रहे थे, किस तरह आसपास के मुल्कों को इस्तेमाल किया जा रहा था, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें। और ये पाकिस्तान के हसास इदारे जानते हैं। पाकिस्तान के सफारत खाने जो हैं वो भी बाज़ औक़ात इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहते हैं। तो उन्होंने जो मुझे बड़ी अहम चीज़ बताई वो ये बताई कि सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की है, जिसको हर हाल में वो पूरा करना चाहते हैं, वो ये है कि फ़ौज और पाकिस्तान की पब्लिक किसी दिन आमने सामने आ जाए। ये वो चीज़ है जिसको कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज ने भी नहीं होने दिया और ये वो चीज़ है जिसको कभी भी पाकिस्तान की पब्लिक ने भी नहीं होने दिया। एक लिमिट है जिसको कभी भी फ़ौज भी क्रॉस नहीं करती और वही एक लिमिट है जिसको कभी भी पब्लिक भी क्रॉस नहीं करती। और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पाकिस्तान के लोगों का एक रोमांस है। प्यार करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, इज़्ज़त करते हैं पाकिस्तानी फ़ौज की, डरते वरते नहीं हैं, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं अपनी फ़ौज को। डर से प्यार नहीं होता, ये लोग प्यार करते हैं। बच्चे फ़ौजी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनको चीज़ें बांटते हैं, जाते हुए उनका ख्याल रखते हैं। हर जगह पे उनको जो है वो प्यार की और मोहब्बत की नज़र से देखा जाता है जब भी इनके काफ़िले गुजरते हैं। मेरे बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, मोटरवे से गुजरते हैं तो फ़ौजी काफ़िला, आपको पता है, ज़रा स्लो चलता है और एक लाइन ले लेता है, उस लाइन से वो नहीं हटते और वो स्लो चलते हैं। उनका अपना एक तरीक़ाकार है। आगे उनकी एक जीप होती है, एक पीछे गाड़ी होती है, बीच में उनका काफ़िला होता है, वो जा रहे होते हैं। तो मेरे बच्चे छोटे से लेके बड़े बच्चे तक सारे सलूट कर रहे होते हैं फ़ौजियों को। और अगर कोई आगे से फ़ौजी हाथ हिला दे या वो आगे से सलूट कर दे तो हमारी गाड़ी के अंदर ईद हो जाती है। मोटरवे पे जाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, जीटी रोड पे जाते हुए आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तानी वाकई ऐसे प्यार करते हैं फ़ौज के साथ। तो उन्होंने कहा जी कि फ़ौज को और पब्लिक को लड़ाने की या इनको आमने सामने लाने की एक बहुत पुरानी गेम है जो पाकिस्तान के दुश्मन चल रहे हैं। उन्होंने मुल्कों के नाम भी लिए मेरे सामने। अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, 2-3 और मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया, गालिबन इसराइल के बारे में भी उन्होंने शायद कहा मुझे आज। बहरहाल वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज को और पब्लिक को लड़ाना चाहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हुए। उन्होंने मुझे कई वाक़यात गिनवाए। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान के कुछ जुडिशल ऑफिसर्स थे माजी में, यानी जजेस थे माजी में, उनको भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली बलूचिस्तान को लेकर। फिर उन्होंने सहाफ़ियों के नाम बताया कि ये सहाफ़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। हामिद मीर का तो उन्होंने साफ नाम लिया, मुझे कहा उन्होंने हामिद मीर के बारे में कि इस आदमी को भी टास्क दिया गया था कि बलूचिस्तान की फला फला चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करो, पब्लिक को और फौज को लड़ाओ आपस में कुछ भी करके, और ये करता था। और ये बाकायदा रिपोर्टें मौजूद थी पाकिस्तान के इदारों के पास और इस पर डिस्कशन भी होती रही है। और उनकी डिस्कशन जो है वो एक दौर के DGISI तक के साथ हुई है बकौल उनके। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जहाँ बताई, वहाँ ये भी बताया कि अब वो वक्त आ गया है, यानी दुश्मन जो चाहता था वहाँ तक पाकिस्तान पहुँच गया है। अब सिर्फ एक चंगारी लगने की देर है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज से एक शिकवा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बने हैं, जिसमें वो हल्के बहुत खुश हैं जो इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। ये जी मुझे मुबैना तौर पे जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बचने का अब एक ही रास्ता है, क्योंकि लोगों को चोट लगी है, वो दुखी हैं, तो वो रद्देमल दे रहे हैं। यहाँ से 2 कदम पीछे वापस जाना पड़ेगा और इलेक्शन ही वो वाहिद हल है जिससे ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा। हालात बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, दुश्मन की साजिश नाकाम हो जाएगी। मैं कुछ जुमलों में आपको क्लियर कर देता हूँ ये सारा कुछ कि
दुश्मन को ये मौका नहीं देना चाहिए, उसने ये मौका बना लिया है, हालात से बना, जैसे भी बना ये मौका बन गया है। क्या हम ये मौका बनने देंगे? चंद लोगों की ख्वाहिशात और चंद लोगों की अना की खातिर क्या मुल्क को मजीद अफरा तफरी की तरफ ले जाना दुरुस्त है? अक्सरियती पार्टी को बाहर निकालकर बैरूनी मुदाखलत पर अकलियत को हुकूमत देना दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त नहीं है तो दुश्मन को ये मौका ना दें। यही लोग आपके गुण गाएंगे, यही मिली नगमे दोबारा पढ़ेंगे, यही लोग आपके ट्वीट्स को रीट्वीट करेंगे, यही लोग आपके जो ट्वीट के नीचे कमेंट बॉक्स है उसको आप खोलेंगे और उसके नीचे आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। ये आपके 5th जनरेशन वॉर के वॉरियर बन जाएंगे। इनका एक दुख है सिर्फ कि इनके वजीर आजम को जबरदस्ती निकाला गया है एक रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, हॉर्स ट्रेडिंग करके, बेईमानी करके, धांधली करके, और सारी की सारी कैबिनेट बना दी गई है उन लोगों की जो मुल्जिम है जमानतों के ऊपर। 100 से ज्यादा बंदे का नाम ईसीएल में से निकाल दिया है। खबर के मुताबिक मकसूद चपड़ासी का नाम भी ईसीएल में से निकाल दिया, वो भी आएगा अब और मैदान में आके अपनी कार्रवाई डालेगा जो वो डालना चाहेगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है। मुझे उन्होंने कहा कि बेटा इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, अपने वीलॉग में आप सिर्फ ये 2 जुमले ज़रूर कहिएगा कि बाद औक़ात आपको लंबी छलांग मारने के लिए 2-4 कदम पीछे जाना पड़ता है। लिहाजा पब्लिक और पाकिस्तान के अस्करी इदारों के दरमियान अगर कोई खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो वो ना की जाए। ये तासुर भी नहीं होना चाहिए और ये होना भी नहीं चाहिए। और इसको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पाकिस्तान में इंतखाबात अनाउंस करें। छोटी छोटी अना और छोटी छोटी चीज़ें जो है अगर लोगों की ख्वाहिशात हैं तो उनको छोड़ दें और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। इमरान खान साहब ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने वॉलंटरली अपनी मदद आपके तहत बहुत बड़ी जंग लड़ी है अमेरिका के रजीम चेंज जो साजिश हुई है उसके खिलाफ, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने इस्तेमाल किया है और वो अपनी ये कोशिशें और अपनी इस मूवमेंट को जारी रखें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए और हकीकी जमहूरियत के लिए। यू आर आवर फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आप हमारे फ्रंट लाइन पे खड़े हुए वॉरियर्स हैं। इमरान खान साहब ने अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं उन सबको खराज तहसीन पेश किया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो PMLN के अंदर उनकी हालत आप चेक करेंगे वो लोग क्या कर रहे हैं। ये सहाफ़ियों की मैं आप क्या कहूँ, इनके नाम मेरे अपने साथी हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन इनकी आप शक्लें देख लें। ये सारे एक ही ट्वीट कर रहे हैं और एक ही लेटर ट्वीट कर रहे हैं लगातार। PMLN ने इनको दिया है। एक के बारे में तो ज़रूर बात करूँगा, ये हामिद मीर के बारे में। ये बहुत ही फ्रॉड आदमी है भाई, बहुत अजीब आदमी है। और मैं आपको हामिद मीर के बारे में एक बात बताता हूँ, अगर किसी को लगता है कि ये PMLN का बंदा है तो ये झूठ है। हामिद मीर का PMLN के साथ आप गौर करें, ये कभी करेगा क्या? ये कभी PTI के ऊपर तनकीद करेगा, कभी ये PMLN के ऊपर भी तनकीद थोड़ी बहुत करके बैलेंस कर देगा। लेकिन याद रखिएगा ये कभी भी पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करेगा। ये एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसके सुर बिल्कुल सीधे हैं। जरदारी के इंटरव्यू के ऊपर तो उसने फड्डा डाला हुआ था इमरान खान के साथ जब लड़ाई हुई थी कि मैंने वो इंटरव्यू चलाना है। इमरान खान ने कहा यार एक नैब का मुल्जिम उसका इंटरव्यू अब चला रहे जमानत के ऊपर, नहीं मैंने वो चलाना है इंटरव्यू। तो वो हुकूमत ने उस वक्त पैमरा ने मना किया, वहां से फड्डा शुरू हुआ। तो ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी का जो है वो बहुत करीबी आदमी है। PMLN के ऊपर तनकीद करके ये बैलेंस कर देंगे। 2 लोग हैं, एक ये हामिद मीर और एक सोहेल वड़ाइच, इनका ज़्यादा ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है। जरदारी साहब ने अपनी बेटी की शादी के ऊपर भी सिर्फ इन दोनों को बुलाया था। मेरे ख्याल में समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब ये सारे सहाफ़ी जो हैं वो एक ही लेटर को जो है वो शेयर कर रहे हैं। लेटर के अंदर शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जो है वो अमेरिका की मिन्नत तरला करते हुए इस तरह इन्होंने साबित किया है। लिखते हैं कि जी भांडा फूट गया, चंद दिनों में बीच चौड़ाए फूटने वाला है, ये किया वो किया। लेटर के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, सारा कुछ कर दिया और बाद में पता चला वो लेटर ही फेक है। एक फेक लेटर के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया PMLN के कहने के ऊपर। PMLN ने इनको कहा और इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया। ये इनकी हालत है और ये इनका तरीका वारदात है। अब आप देखते जाएं कि कहां कहां से इसकी तरदीद आ चुकी है। इस लेटर की जो पहली तरदीद है जो बहुत पहले आई थी, वो तरदीद आई थी महकमा खारजा से और वो गुज़िश्ता साल आई थी, यानी 27 सितंबर 2021 का ये लेटर बताया जाता है।
हामिद मीर ने वैसे इसको बाद में डिलीट कर दिया बेइज्जती होने के बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक ऐसे लेटर को शेयर किया जिसको कभी शाह महमूद कुरैशी ने लिखा ही नहीं था। यानी मैं उसके कंटेंट के ऊपर जरूर जाता, लेकिन वो है ही नकली, तो मैं उसके कंटेंट के ऊपर क्या जाऊं या उसके ऊपर बात क्या करूं। जब एक चीज ही नकली है तो उसके ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये लेटर की हकीकत है क्या। इस लेटर को बहुत पहले ये बता दिया गया था महकमा खारजा की जानिब से कि ये लेटर जाली है, इस तरह का कोई लेटर ना लिखा गया है ना इसका कोई वजूद है। अक्टूबर 2021 में इस चीज को क्लियर कर दिया गया था और आज क्या है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने पहले एक जाली लेटर पकड़ा गया था। उसको दोबारा नून लीग ने निकाला और निकाल के इन्होंने पब्लिक कर दिया। इनको लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो इनका प्रोपेगेंडा पकड़ा गया। इससे पहले इन्होंने कोई हेलीकॉप्टर निकाला था, तोशाखाना निकाला था, उसके अंदर इनको जूतियां पड़ी, इनको समझ नहीं आई। फराह खान निकाली थी, हमने बोला सबूत दो, वहां भी इनके बाद कुछ नहीं निकला। यानी हर चीज निकालते हैं, फिर मुंह की खाते हैं और फिर जलील होते हैं। बहरहाल ये हामिद मीर की शरारतें इसी तरह होती हैं, आपको पता है, शर्म भी नहीं आती और इसी तरह की चबलें ये लोग मारते हैं। बहरहाल ये अब एक लेटर का मामला था, खुद ही एक्सपोज हो गया, इसके ऊपर ज्यादा बात करने की और जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है, अब वो मुल्तान में जलसा करने जा रहे हैं। एक बड़ा जलसा, एक तगड़ा जलसा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान में करेगी। तारीख जो उन्होंने अनाउंस की है वो 10 मई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा होगा जिसको 15 से 20 दिन पहले, 15-16 दिन पहले उसको अनाउंस किया जा रहा है। इससे पहले तमाम जलसों को 2 या 3 दिन पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन मुल्तान के जलसे को लगभग 15 दिन पहले, 16 दिन पहले अनाउंस किया गया है। तो उम्मीद है कि पूरा जनूबी पंजाब मुल्तान में इकट्ठा हो जाएगा और एक बड़ा शानदार जलसा जो है वो मुल्तान में होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसका ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब ने इसकी हामी भी भर ली है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 10 मई तक तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। मुल्तान के जलसे के बाद ही लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि या हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, डिपेंड करता है सूरत हाल के ऊपर। उसी पे इमरान खान साहब फैसला करेंगे और उनके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा सबको। दूसरी जानिब हथियार फेंक के, हार बांध के IMF के सामने मौजूदा वजीर खजाना ने हर चीज छोड़ दी है और कौम को क्या कहा। थोड़े दिन पहले ये आदमी कहता था गैस दे दो आधे पैसों में, बिजली दे दो आधे पैसों में, डॉलर आ जाएगा 50-60 रुपए नीचे, पेट्रोल आ जाएगा 100 रुपए का। बेशुमार चीजों की कीमतें कम करके ये आदमी बेच रहा था जब अपोजिशन में बैठा हुआ था मिफ्ता इस्माइल। और अब ये हुकूमत में आया तो क्या क्या रहा है, इसने कहा कि इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, ताहम हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और वो मुश्किल फैसले क्या है, जरा ये आप मुश्किल फैसले सुन लें। हुकूमत ने IMF का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। मिफ्ता इस्माइल ने जो बातचीत की उसमें बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने पर इत्तफाक हो गया है। मरहलावार खत्म करेंगे, लेकिन अगले 3-4 महीनों के अंदर ये सारा कुछ उड़ा देंगे। अगर ये हुकूमत 3 से 4 महीने रहती है तो याद रखिएगा कि लोग बल्ब जलाते हुए भी डरेंगे, क्योंकि जितनी सब्सिडी हुकूमत दे रही थी पिछली पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, अगर वो सारी सब्सिडी निकल जाती है तो फिर बिजली का बिल अदा करने की सकत लोगों के अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। हालांकि PTI के दौर में भी कोई बिजली इतनी सस्ती नहीं थी, बहुत महंगी थी, लेकिन अगर ये और महंगी हो जाती है तो फिर आप, और ये बिजली महंगी क्यों हो रही है, ये शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के लगाए हुए वो मंसूबे हैं जिन मंसूबों में महंगे मंसूबे लगा के उनके अंदर इस तरह के फैसले किए गए कि आप बिजली बनाए या ना बनाए पैसे में आपको देने पड़ेंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स, दुनिया में ऐसे मंसूबे नहीं होते, इतने महंगे नहीं लगते यूनिट जितने पाकिस्तान के अंदर IPPs के इन्होंने लगा दिए हैं, और उनकी वजह से अब लगातार बिजली महंगी होती चली जा रही है। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और वैसे PTI ने 26 अप्रैल को एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अब ये 3 लोग सुनेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके अलावा 2 लोग और हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस सुनेंगे, 27 से 29 अप्रैल तक इसकी समाअत करेंगे और 3 रुकनी कमीशन करेगा। तो फिर तो अगर इन्होंने करना और फैसला करना तो PTI फारग है, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपोजिशन का आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को यह तोहफा दिया था कि इसको लगा दो। अब उसको लगाया, उसने आज तक एक फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आज तक नहीं दिया, तो अब भी कोई फैसला नहीं होने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग होने जा रही है, बाद में अदालतों में जाएंगे, इस मामले को लटकाते रहेंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, एहतजाज करें, कुछ भी करें, लेकिन ये एक और वार जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर चलाने का फैसला हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब हुआ है
उमर चीमा एक ऐसी मुसीबत को इमरान खान साहब ने लगा दिया गवर्नर पंजाब, जो गले की हड्डी बन गई है PMLN के। यानी इमरान खान साहब को अगर पहले समझ होती कि अपने वफादार साथियों को लगाना है तो ये हालत तो ना होती उनकी जो आज है। उमर चीमा जैसे लोगों को अगर वो पहले ओहदे दे देते तो वो वफादारी की मिसाल कायम करते। अब उमर चीमा गले की हड्डी बन गए हैं पंजाब हुकूमत की। उन्होंने एक और रिकॉर्ड पेश कर दिया सदर पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जो वोटिंग का रिकॉर्ड है वो टेम्पर्ड है, वो रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है, लिहाजा वो कानूनी तौर पे वो भी गलत है। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आपको पता है कि अदालत से इंसाफ PMLN ले लेगी और हमेशा वो लेती रही है तो दोबारा भी ले लेगी। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर को एक और एडवाइस भिजवा दी है। इसके ऊपर बहुत सारे मीम बन रहे हैं, मैं ज़्यादा उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी पर शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को एक एडवाइस भेजी है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला के हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद कर दें। हलफ के मामले पर ताखीर और मुशावरत की कोई वजह नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। अब ज़रा आप गौर करें, कितनी जल्दी अपने बेटे को वज़ीर आला पंजाब बनाने की। क्या बनाओ मेरे बेटे को वज़ीर आला पंजाब। 27 तारीख को मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है अपनी भतीजी को और मौलाना फजल रहमान को लेकर। मैंने 27 तारीख को पाकिस्तान से बाहर जाना, बनाओ मेरे बेटे को वज़ीर आला पंजाब मेरे जाने से पहले पहले। तो हमजा शहबाज साहब के मामला जो ताखीर का शिकार हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। मेरे ख्याल में अमली तौर पे तो वो वज़ीर आला पंजाब हैं, कंट्रोल इस वक्त भी उनके पास है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन लाहौर वाले जलसे में जो लोग रोक रहे थे, रुकावटें डाल रहे थे, वो हमजा शहबाज नहीं थे। वो रुकावटें कहीं और से इंस्ट्रक्शन आ रही थी और पंजाब की जो इंतज़ामिया उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।